वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है महलों में मुगल, झोपड़ों में वंशज। ये हालत कैसी हुई? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो अंधेरी सी गली के अंदर मुगल बादशाह के वंशज रहते हैं, तो क्या आप मानेंगे? सच में ऐसे में रहते हो एकदम झोपड़ी में? क्या करूं, वफादार का तो यही अंजाम होता है। और जिन्होंने गद्दारी की वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुददारी से बताती हैं कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो आज इस हालत में हैं, जो उनके साथ थे ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। जो उजड़ गया वो बहार हूँ, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। बादशाह की गली में आकर उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सिर खुद ब खुद रास्ता बताते हैं। ये फिल्म का डायलॉग हो सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा होता है क्या? अगर मैं कहूँ कि इस अंधेरी सी गली के अंदर मुग़ल बादशाह के वंशज रहते हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि बहादुर शाह जफ़र जो अंतिम मुग़ल बादशाह हुए, और वो मुग़ल बादशाह जो असरफियों में खेला करते थे, गिन्नियों में खेला करते थे, उनका परिवार आज मुफलिसी में रहने को मजबूर है, तो क्या आप मानेंगे? आप माने चाहे ना माने, मैं थोड़ी देर में आपको मिलवा दूंगा। मैं बंगाल चुनाव कवर कर रहा था और अचानक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते एक 4 साल पुराना बयान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुगलों के वंशज जो है वो कलकत्ते में रिक्शा चलाते हैं। तो हमने खोजने की कोशिश की, तो यहाँ पे कोई गुलाम नहीं था जो पता बताए। बहुत मुश्किल से खोजते खोजते पहुँचे हैं, और आज स्थिति ये है कि उनके एक वंशज, वन ऑफ द उसमें उनके जो डायनेस्ट हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। डिफरेंस है ना, एक बुजुर्ग महिला है, मतलब गली जो है समझ नहीं आ रही, पुरानी गली है। तो अब हम देखिए उस झोपड़ी में आ गए हैं जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र की पर बहू खुद को बताती हैं, सुल्ताना बेगम, वो रहती हैं। ये एक उनका आशियाना है, यहाँ पे रहती हैं। कब से आप लोग कितने वाली पर यहाँ मैं 84 से हूँ, आज 42 साल हो गया। आप ऐसे में रहते हो एकदम झोपड़ी में? क्या करूं, वफादार का तो यही अंजाम होता है। और जिन्होंने गद्दारी की वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत से हमने अपना हक मांगा। हमने ये नहीं कहा कि मुझे लाल किला चाहिए या ताजमहल चाहिए, लेकिन जो हमारा हक है वो मुझको मिलना चाहिए। मैं जब भी जाती हूँ लाल किले तो अपना टिकट कटा के जाती हूँ। हुमायूं के मकबरे में भी टिकट को, अगरचे उनसे हम कहें फलाने की बहू हैं तो एक मजाक सा बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो वो शान और शौकत है ही नहीं। तो इसलिए हम जब भी जाते हैं, हमारी नवासी जाती है, हम लोग अपना टिकट कटा के जाते हैं, घूमते हैं, फातिहा वतिहा पढ़ते हैं, चले आते हैं। और उसके बाद हमारी नवासी भी केस वेस की, लेकिन बदकिस्मती से कैंसिल हो गया। मुझको मेरा हक चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस ज़माने में 6000 में क्या होता है? 6000 पेंशन मिलती है? 6000 अभी फ़िलहाल 2010 से 6000 मिल रही। उससे पहले मुझे 400 रुपये पेंशन थी। कौन देता है ये पेंशन आपको? ये सेंटर से मिलता है। सेंट्रल से। जिन लोगों को न जानकारी हो उनकी जानकारी के लिए बताओ। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जो अगर आपने किताबों में पढ़ा होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, उस इनके जो आखिरी बादशाह हुए बहादुर शाह जफ़र, और वो उनका नाम देश के क्रांतिकारियों में गिना जाता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी 1857 में। बाद में उन्हें एग्ज़ाइल किया गया, उन्हें बर्मा ले जा कर के बंद किया गया, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उन्होंने बर्मा में गुजारे। लेकिन उनके बहुत सारे जो बेटे थे, बहुत सारे, कई उनके शहजादे थे जिन्हें गोलियां मारी गई, जिन्हें जेलों में बंद करके सड़ा करके मारा गया, और वो तब भी बहुत शान से ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। ये इतिहास में दर्ज है। और उस लड़ाई में उनके कुछ बेटे थे जो भाग गए और बहुत ही गरीबी में उसी समय से अपना जीवन यापन किया, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक बेटे की कोई फैमिली है जो आप बताएंगी, थोड़ा सा बताएंगे अपने परिवार के बारे में? देखिए, बहादुर शाह जफ़र को जब अंग्रेज़ों ने 1857 में ले गए, आपका दिल्ली में सदर बाज़ार है, वो दरवाजे पे लिखा हुआ आज भी जीनत महल,
तो उसके अंदर एक कुआं, उनके 3 बेटे को कत्ल किया गया और उनके सामने नाश्ता के तौर पर पेश किया गया। तो वो ये कहे कि तैमूर के औलाद नाश्ते के तौर पे हमेशा पेश बाप किया के गया। सामने सुरखरू होकर आया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद उनको, और उनके कुछ माने गुलाम थे, हबशी गुलाम थे। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र और उनके एक लड़के थे जवां बख्त, जो कि जीनत महल के लड़के थे। जीनत महल के पहले लड़के थे, उनके सबसे छोटे लड़के थे। ये सब को रंगून ले गए। रंगून ले जाने के बाद तो जब बहादुर शाह जफ़र का 62 साल, 4 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद हमारे जो ससुर थे जमशेद बख्त, उनके माने जवां बख्त के लड़के, उनकी भी शादी वहीं हुई थी बर्मा में। हमारी सास लखनऊ की थी। तो जब बेदार साहब, हमारी सास जब बेदार साहब 6 महीने के थे तो बाप का इंतकाल हो गया, जमशेद बख्त का 9 महीने के थे तो माँ का हो गया। अब उनके वालिद सोचे कि प्यारे मिर्ज़ा कि अब मैं बच्चे को लेकर क्या करूं, तो अंग्रेज़ों से छुपा कर फूल की टोकरी में उनको छुपा कर बर्मा से इंडिया लेकर आए। लाने के बाद आप बिहार का नाम सुनेंगे, भागलपुर। भागलपुर में उन्होंने माने बच्चे को छुपाने के लिए एक निकाह किए। उस समय में तो बहुत ऐब गिना जाता था। उसके बाद एक निकाह किए थे गार्डन रिच मटिया ब्रज में, कलकत्ते में। तो इसी सूरत से, किसी सूरत से बच्चे को परवरिश किया, उनको घोड़सवारी सिखाया, कुश्ती सिखाए। जब 18 साल के हुए तो नाना का भी इंतकाल हो गया। तो उसके बाद फिर ये भागने लगे, कभी पंजाब, फिर वो रंगून गए छुपा के। जब 1947 में अपना वतन आज़ाद हुआ तो उनको फिर उनके दोस्त लोग एक प्रोग्राम किए, करने के बाद उनको जाहिर किए कि ये मुग़ल के बच्चा है। उसके बाद फिर मुझसे शादी हुई। तो आपके हस्बैंड का क्या नाम था? उनका तो नाम बहुत बड़ा था। इंदिरा गांधी ने 67 में एक लोकसभा की किताब में उनको टाइटल दिया गया था HRH का, माने हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त किंग ऑफ द दिल्ली। उसके बाद बहुत लिखने के बाद पहले 250 मिलता था जब मुझसे शादी हुई, उसके बाद फिर 400 किया गया। तो 2010 से फिर मुझे 6000 की पेंशन मिल रही है। आप उनकी तीसरी बेगम थी? जी। तीसरी? दूसरी? उनके पोते की मैं बहू हूँ, बहादुर शाह जफ़र, उनके लड़के जवां बख्त, उनके लड़के जमशेद बख्त, उनके लड़के बेदार बख्त। मैं बहुत तीसरी लंबा। पीढ़ी की हूँ। तीसरी पीढ़ी। जब सुल्ताना बेगम बात कर रही हैं और ये बताते हुए बड़े खुददारी से बताते हैं मेमोरी कितनी कि जो स्ट्रॉन्ग। लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े वो आज इस हालत में हैं, जो उनके साथ थे वो आज भी रईस और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये भी एक कहानी है। मैं थोड़ा सा अंदर चलूँ, आपसे अंदर बात करें। तो ये आपका इसी में पूरा गुजर बसर होता है? तो वो बस क्या था? इतनी जगह है? और खाना पीना? वहाँ बाहर छोटा सा किचन बना लिया, वहीं बनाते खाना। तो आपकी कुछ यादें हैं पुरानी बची हुई या फिर? वो जो कुछ भी तस्वीरें वस्वीरें सब, देखिए हम बीमार रहते हैं, कभी दिल्ली बम्बई चले गए, कहीं चले गए, तो ये सब जो भी हमारा कागजात है सब रोशन आरा के पास है। वो आपकी पोती नवासी है, नवासी? बेटी की लड़की। एक तस्वीर आपने रखी थी बादशाह, तो बहादुर शाह जफ़र। वो बहादुर शाह जफर, हाँ, उसको ऐसे ढक के क्यों रखती है? नहीं वो एक वली अल्लाह थे ना, बहुत इबादत किए हुए थे, तो उनको खुला नहीं रखते हम। सरकार से उम्मीद तो बहुत है, देखा जाता है क्या होता है। और इधर आपको जो ममता सरकार है वो कुछ दिया उसने कभी? नहीं 2003 में वो आए थे स्वामी चिन्मयानंद 15 अगस्त को, तो आकर देखे सब कुछ। तो हम कहा आप कौन हैं, तो बताए कि बाद में आप समझ जाइएगा। तो अटल बिहारी जी जो हैं वो 50,000 तपन सिकदर के पास भेजे। वो ममता बनर्जी से बोले कि टालीगंज भी तुम्हारा इलाका है, 2 इतिहास आदमी उनके यहाँ जाना है। तो वो ममता बनर्जी 26 फरवरी को आई थी यहाँ, 50,000 का चेक थे ले। कौन से साल में? 2004 में। वाजपेयी जी ने भिजवाया? हाँ, 26 फरवरी को। देखिए उम्मीद तो बहुत ही है, अगरचे पूरा हो तो।
और नहीं है तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 84 से यहाँ पे हैं। 84 से। और आपके आपके शादी कितने के बच्चे बाद हैं? से हमारा एक लड़का 5 लड़कियाँ। और आप सब लोग कहाँ रहते हैं? लड़का तो कलकत्ते में रहता है नानी के घर, और बचपन से। और बड़ी लड़की की शादी हुई थी तो बेचारी ख़त्म हो गई। और 4 हैं तो इन लोग बम्बई में हैं। क्या करते हैं वो लोग? सबकी शादी हो गई, सबके शौहर का वहाँ। और लड़का क्या करता है आपको? लड़का तो पहले बाहर करते थे, अब नहीं करते वहाँ। क्या करते थे? कुछ ऐसे छोटा मोटा काम ही करते पता नहीं। हैं। तो ये आप सोचिए कि एक जब अंग्रेज़ों ने 1857 में चढ़ाई की तो बादशाह ने सरेंडर करने से मना कर दिया। फिर उनकी घेराबंदी हुई, उनके बहुत सारे साथियों को मारा गया। और फिर जब ये था कि बहुत सारे लोगों की जान जा सकती, तो बादशाह उस समय फिर ये हुआ कि हाँ, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आपको फिर बादशाह की जान बख्शनी होगी। तो उन्होंने बादशाह की जान तो बख्शी, लेकिन अंग्रेज़ों की क्रूरता से कौन नहीं वाकिफ़ है, तो उन्होंने बाकी आसपास के लोगों को सबको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, मारा। तो बहादुर शाह ज़फ़र एक बहुत अजीम शायर और लेखक भी थे, मतलब कवि थे वो, और कवि उन्होंने काफ़ी उन्होंने लिखा भी है। आप उर्दू की किताब में भी उनकी थी गज़ल ना है। शायरी? हाँ, एक आधी हाँ, पोइम हाँ, होती हाँ। थी इनकी, तो 2 आपको कुछ गज़ ना याद है? मिली ज़फ़र को, कुछ इस तरह थोड़ा ना। बहुत एक आध। सही। जैसे कौन सी? मुझे बिल्कुल याद नहीं। बस इतना वो याद है, एक पोइम न थी इस किसी तरह की की। आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो उजड़ गया वो बहार हूँ, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। मैं वो मुस्त गुबार हूँ, अरे कि वो लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायेदार हूँ। उनकी किताब है कहीं रखी हुई, अभी तो मिलती है दिल्ली में किताब। तो आपकी तो जैसे उनकी तो कई सारी बेगम थी, 12-13 बेगमें थी। 12 8 13 बेगम। 8 बेगम। तो आपका जीनत महल 7वीं थी। आप लोग उनसे? हाँ, जीनत महल से। अभी जैसे आपका मुगल जो क्लेन है वो पूरे देश में और भी कहीं कहीं है, आप जानती हैं किसी नहीं, किसी? देखिए ऐसे तो ख़ानदान बहुत ही कोई है, लेकिन वो ख़ानदान उसमें से है जैसे बहादुर शाह के चचा थे, तो उन्होंने तो हुकूमत नहीं की। वो नस्ल से कुछ लोग हैं दिल्ली में, और मैं तो जिससे हुकूमत की है मैं उससे हूँ। कभी आप देखिए कि ये सोने के अशरफियाँ, मोतियों के हार और एक बढ़िया तख्तो ताज हुआ करता। उम्र में भी उनका चेहरा और तो कभी ऐसे मतलब कभी बैठ के ख्याली बेख्याली में सोचती हैं कि क्या से क्या दिन हुए? बस सोचते हैं क्या था क्या हो गया। फिर कभी नज़र पड़ता हमारे नबी के ऊपर, इमाम के ऊपर, जिनके लिए अल्लाह ताला ने दीन दुनिया बनाया, उनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें ना आई, लेकिन वो सब्र किए। तो उन्हीं के उम्मत में से मैं भी हूँ, सब्र करती हूँ। और जब अभी आपने कोई केस किया था कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए, कुछ इनका घर, इनका बंगला जो इनका महल था वो मांग रही थी, अभी उसकी लड़ाई चल रही है? नहीं नहीं, वो सब रोशन आरा बताएगी। अभी कुछ नहीं चल रही, सब कुछ ख़त्म हो गया। रोशन आरा नवासी। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 73 साल चल रही। आंटी सही दिया ना। और उसके बाद जब कभी वही जैसे ममता memory बनर्जी आपको उसके हाथ से 50,000 थी। रुपए देके गए, उसके दिखती बाद भी सही कभी है, 76। लोकल गवर्नमेंट ने आपको कुछ नहीं दिया? कोई कुछ नहीं दिया। जाती तो इसी रूट से है। आज भी तो हावड़ा मैदान आई हूँ, जानती है सब कुछ है, लेकिन मेरे शौहर का यही कहना था कि तुम गरीब के घर जाओगी तो तुमको कम से कम इज्जत मिलेगी, तुमको बिठाएगा इंसान, कम से कम एक गिलास पानी देगा, लेकिन बड़े आदमी के यहाँ कभी पैर उठा के मत जाना। तो जो बुलाया भैया उसके यहाँ जाते हैं, नहीं तो बिन बुलाए हम किसी के नहीं जाते। अब जिंदगी में कोई ख्वाब रह गए हैं? ख्वाब तो बहुत कुछ है, उम्मीद पे जी रही हूँ। क्या ख्वाब है? अगर नसीब में है तो अगर हमारा हक मिल जाए तो हम जितना मुसीबत हम उठा चुके हैं,
क्या मेरे बच्चे इतना परेशानी उठाएंगे? वो 2 रोटी कमाएंगे या फिर वो इतना जद्दोजहद करेंगे? हमारे कोशिश है कि हमारे ज़रिए सरकार के नुमाइंदे आपकी बात पहुँचे। ये सुल्ताना बेगम हैं, हावड़ा में रहती हैं और यही इनका एक छोटा सा कमरा है। बगल में छोटी सी और सामान है, इसमें अपना गुज़र बसर कर रही हैं। इनके बच्चे छोटा मोटा कुछ काम करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये किस हालत में है, क्योंकि देखिए बादशाहत तो रही नहीं। अब हुकूमत जो है वो संविधान की है और देश संविधान से चलता है। जाहिर सी बात है, अब कोई बादशाह नहीं है, कोई राजा नहीं। लेकिन हमने देखा है कि आज भी बहुत सारे राजघराने के लोग तमाम तरीके की सत्ताओं में शामिल हैं और वो किसी न किसी तरीके से राज कर रहे हैं। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई कुछ नहीं भी है तो ठाट बाट से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। लेकिन चूँकि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का डायरेक्ट पहला झगड़ा ही 1857 की क्रांति में हुआ, तो वो एग्ज़ाइल कर दिए गए और उनकी जो क्लेन है या जो उनके जो वंशज हैं वो आज किस स्थिति में, या आप देख सकते हैं वो मुनव्वर राणा का एक शेर है कि बुलंदी हर वक्त किस शख्स के हिस्से में टिकती है, सबसे ऊंची इमारत हमेशा ख़तरे में रहती है। थोड़ा शब्दों का हेर फेर होगा लेकिन मतलब आप समझ रहे होंगे। तो एक इतनी बुलंद इमारत थी, आज क्या हालत है आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी, ये इनकी कहानी ये भी बताती है कि जो लोग भी आज सत्ता नशी हैं और जिनको लगता है कि वो कभी नहीं जाएंगे, उनको इस तरह की कहानियों से सबक सीखना चाहिए कि हमेशा थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए। बुलंदी हर समय आपके हिस्से नहीं टिकती। लेकिन खैर, सुल्ताना बेगम को जो है इनका हक मिले जो ये चाहती हैं और एक सम्मान भरी ज़िंदगी मिले। न्यूज़ पिंच के माध्यम से हम इसलिए यहाँ पे आए, रिपोर्ट किए। क्या करते क्या हो आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी कौन सी? टाटा इंट्रा। हाँ। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं किया। क्यों? फैमिली कंडीशन थोड़ी थी, ख़राब हो गई थी इसलिए। बचपन में पापा चले गए, बचपन से नाना नानी के पास रहा। अभी कुछ साल पहले नाना का डेथ हो गया था, मतलब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीजान। जीजान, अभी जो आप लोग यहाँ कब से रह रहे हो? बहुत साल, कम से कम 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल। 30 साल से हाँ, ऊपर ही हो गया। सरकार से कोई मदद मिलती है आप लोगों को? 42 साल हो गया। कितने भाई बहन हो आप? और 6 भाई हैं। और मम्मी आपकी भी? मम्मी मुंबई में रहती है। मुंबई रहती है? आप लोग बस नानी के साथ रहते हो? अच्छा। और बाकी लोग क्या करते हैं आपके सब फैमिली मेम्बर? बाकी लोग जैसे भाई, जैसे मम्मी के पास वहाँ पे भाई लोग रहते हैं, तो कोई वहाँ पे चिकन दुकान में काम करता है, कोई भाई है कि जो मटन दुकान में काम करता है, और 1-2 भाई जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, छोटे छोटे हैं। तो आपको पता चला कि आपके पूर्वज जो थे वो क्या करते थे? हाँ, वो तो बचपन से मालूम ही है। तो नानी से पूछा करते थे ये लोग इन लोगों के बारे में, तो नानी बताया करती है हमारे दादा थे, परदादा थे, ये सब बताती थी नानी हमें। कभी कभी अफसोस नहीं होता कि ये कैसे हो गया? मतलब हमारे पूर्वज कभी इतने, पूरा जिनकी सल्तनत हुआ करती थी, इतना पैसा होता था, सब कुछ, आज इतनी मुफलिसी है। तो नानी तो उसके लिए लड़ाई भी कर ही रही हैं कि सरकार हमें कुछ दे, क्योंकि आपको पता हो कि उससे रॉयल्टी मिलती है इतनी सारी सरकार को। मतलब मुग़ल की जो जितनी भी धरोहर है उससे बहुत कुछ रॉयल्टी मिलती है। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि मुग़ल सल्तनत की बहू यहाँ पर अभी तक है, तो वो लोग अभी तक कुछ कर ही नहीं है। जैसे अगर आपकी न्यूज़ देखे यहाँ की गवर्नमेंट, जो ममता बनर्जी अभी मुख्यमंत्री आने वाले चुनाव के बाद, या दिल्ली में कोई दिखे, तो क्या आप उनसे अपील करें? क्या मांगना चाहेंगे उनसे कि क्या मिल जाए? सबसे पहले तो एक घर होना चाहिए, जैसे नानी भी लड़े कि भाड़े के घर पे हम लोग भी रहते हैं, और जितने बच्चे लोग हैं समथिंग समझ लिए कि इधर उधर सब लोग हैं, उनके लिए घर, कम से कम नानी के लिए घर होना चाहिए। अतीत और वर्तमान में यूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। बहादुर शाह जफ़र जब तख्त पर बैठ रहे थे तो उनसे एक शपथ दिलवाई गई कि कहो कि माँ जैसी मोहब्बत करोगे इस मुल्क से। उन्होंने कहा माँ जैसी नहीं, महबूबा जैसी मोहब्बत करूँगा। पूछा क्यों?
तो बोले माँ की मोहब्बत में कोई जान नहीं देता, महबूबा की मोहब्बत में लोग अक्सर जान देते। आखिर क्या आगे क्या हुआ इतिहास जानता है, उनकी अपनी खुददारी थी और अतीत और वर्तमान में वो खुददारी बरकरार है। जब हमने कैमरा बंद करके उनकी मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं, हमें जो हमारा हक है वो हुकूमत से चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक कहानी का एक सिरा है, मुझे लगा आप तक पहुँचाऊँ। आज देश में कुछ भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो आज के मुसलमानों की तुलना मुग़लों से की जाती है। आज मुग़लों के जो वंशज हैं वो किस हालत में हैं, इसी से आप समझ लीजिए। मुग़ल औरंगज़ेब जब के समय में तो ऐसा कहा जाता है कि 30% जीडीपी देश, अगर दुनिया की जीडीपी का 30% अकेले भारत में हुआ करता था। तो वो स्थिति तो थी नहीं मुग़ल बादशाह की। आखिर में जाते जाते बहादुर शाह जफ़र की मतलब वो माली हालत नहीं थी जो पहले थे, लेकिन बादशाह का परिवार था। और आज बहुत सारे बादशाह के परिवार है या राजाओं के परिवार है, आप देखिए, और एक परिवार ये भी है। मुझे लगा ये कहानी दिलचस्प है, आप तक लानी चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंस देखते रहिए, न्यूज़ पिंस को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ऐसी खबरें हम लाते रहें। चुनाव चल रहा है, लेकिन हम पत्रकारों का अपना मोह होता है। चुनाव के दौरान जब पता चलता है कुछ इस तरह की स्टोरी आपके आसपास है और इतनी दूर आए हैं जब हम दिल्ली से हावड़ा में, तो मुझे लगा कि इसे कैमरे पे कैद कर लेना चाहिए। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है, इसे एडिट किया हमारे साथी अभय पटेल ने। देखते रहे न्यूज़ पंच। वैसे पांडे जी पहले लल्लन टॉप पर आते थे ना? अच्छा, मुझे नहीं याद। मुझे याद है। अच्छा। पहले लल्लन टॉप पर हम लोगों ने इनकी वीडियोस देखी हुई हैं, बट आज की वीडियो देखकर हाँ, मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि चीज़ें मतलब बहुत ही डिफरेंट जा रही होती हैं आपके साथ। अभी मुझे ये तो नहीं पता कि इंडिया में क्या कानून है कि जितनी भी रॉयल फैमिलीज होती हैं उनको क्या रॉयल्टी मिलती है, लेकिन जिस तरह से वो वीडियो में बताया गया तो उससे तो मुझे यही अंदाज़ा हो रहा था कि शायद कोई रॉयल्टी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। भाई देखें, मुझे जो है ना वो देखकर एक चीज़ फील हो रही थी कि वक्त अपने, यानी कि वक्त आपके हालात जो है वो कैसे बदलता है। कि एक टाइम पे जो परिवार जो है वो हुकूमत करता था, अब उसी परिवार की जो आगे वंशज हैं वो इस तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। हालांकि वो जो कमरा जो हमने देखा तो मुझे लगा था शायद अंदर एंटर होंगे, थोड़ा सा बड़ा खुला मुझे लगा वो हाँ, छिपकली साइड पर गिरी थी ना, मतलब हम लोगों ने देखी थी। हाँ, मुझे लगा वो भी इसी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन मैं वो सीरियसली देखकर जो है वो हैरान हो गया, जितनी वो थोड़ी सी जो है वो जगह थी और वहाँ पर जो है वो रह रही थी। वैसे मैं एक बात कहूँगा कि उन्होंने अपनी एज 73 ऑलमोस्ट जो है वो बताई है, और जिस तरह उनको चीज़ें सारी याद हैं, उनकी मेमोरी आपको काफ़ी अच्छी लगती है। पर तुम ये देखो, मैं कहती हूँ कि जो माएँ होती हैं, ये जो बड़े होते हैं ना, ये हमेशा अपने बच्चों के लिए और आने वाले लोगों के लिए ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी अपनी एज तो गुजर गई है, लेकिन जो आगे आपके बच्चे हैं, जैसे उन्होंने बीच में जिक्र भी किया कि क्या मेरे बच्चे इतनी स्ट्रगल कर पाएंगे जितनी मैं कर रही हूँ या जितनी वो करती हैं या जो उन्होंने हालात देखे होंगे। और वो भी अपनी लाइफ में यही चाहती होंगी कि चलो जो ज़िंदगी मैंने गुजारी वो मेरी औलाद ना गुजारे या उनके बच्चे ना गुजारे। तो इंडिविजुअल लेवल पर बड़ों की एक आपको स्ट्रगल देखने को मिलती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इंडिया में क्या लॉज हैं। और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना।